बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में ट्रांसलेशन सीखने जा रहे हैं। ट्रांसलेशन का पैराग्राफ नंबर ये 1 होगा और ये कौन सा पैराग्राफ है जो एजुकेशन बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है। कौन सा एजुकेशन बोर्ड था? बहावलपुर बोर्ड था और ये ग्रुप सेकंड था, यानी कि जिनके सेकंड टाइम पेपर होते हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ से शफल होते रहते हैं, ठीक है। और ये 2018 के पेपर में आया था। अब देखते हैं कि आपने जब ये ट्रांसलेशन का पैराग्राफ करना है तो क्या इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर था, जो पार्ट 1 था कि ट्रांसलेशन करने का तरीकाकार क्या है, ट्रांसलेट हमने सेंटेंसेस को कैसे करना है, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, तो क्या आपने वो लेक्चर सुना अभी तक? अगर सुना है फिर तो ठीक है, अगर नहीं सुना तो उस लेक्चर को लाजमी सुनिएगा। जहाँ पे सिर्फ हमने एप्लीकेशन करनी है, रूल्स नहीं पढ़ने, ठीक है। अब देखें, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान कई सालों से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो इसमें 2 चीज़ें आपने नोट करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये नोट करनी है, क्या ये जितने वर्ड्स हैं इनकी इंग्लिश आपको आती है? पहली बात, यानी कि इनकी वोकैबुलरी आपके पास है। दूसरी चीज़ आपने देखना है कि ये टेंस कौन सा है, इनकी टाइम पहचानना है। जब 2 चीज़ों की पहचान हो जाए, तीसरी चीज़ जो आपने यह ज़हन में रखनी है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हमने मौके की मुनासिबत सेंटेंस देखना है कि कौन सा टेंस है, उसके मुताबिक हमने सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होगा उसको हमने अप्लाई करना है। अब देखें, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान, ये इसकी इंग्लिश हमें आती है या नहीं आती? देखें, आप लिखेंगे द मुस्लिम्स ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर। मकबूजा की इंग्लिश क्या हुई? ऑक्यूपाइड, राइट। क्योंकि बाकी तो आपके लिए आसान था, मकबूजा के हवाले से अगर आप कंफ्यूज हुए हों तो ये पता होना चाहिए आपको कि ऑक्यूपाई होता है ना, कब्ज़ा करना, तो ऑक्यूपाइड इनके जिस पर कब्ज़ा किया हुआ, मकबूजा। तो मकबूजा कश्मीर के मुसलमान की इंग्लिश हमें आ गई। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेपर में जब लिखेंगे तो आपने एक रफ शीट जो होगी आपके पास, जो एक्स्ट्रा पेज होगा, आपने यहाँ पर इसके नीचे बिल्कुल लिखना है ये पूरा, द मुस्लिम्स ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसकी इंग्लिश आपने यहाँ पे लिखनी है। मैं इसलिए नहीं लिख रहा, टाइम कम है, ठीक है। कई सालों से, फिर इसके नीचे कई सालों से इंग्लिश लिखनी है आपने। उसके बाद फॉर मैनी ईयर्स, उसके बाद आज़ादी की जंग, अ बैटल ऑफ फ्रीडम या बैटल फॉर फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइट का मतलब क्या होता है? लड़ना। तो फाइट, तो हमने टेंस के हिसाब से फाइट को देखना है कि फाइट से क्या बन जाएगा, फाइटिंग बनेगा। क्यों? ये टेंस हमने देखना है कौन सा है, कई सालों से। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। जहाँ पे हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। जो फिक्स्ड टाइम होता है वहाँ पे सिंस होता है, जो अनफिक्स्ड टाइम होता है वहाँ पे फार होता है। अब देखें, द मुस्लिम्स ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। टेंस हमने पहचान लिया, हैज़ बीन आएगा या फिर हैव बीन आएगा। द मुस्लिम्स ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन। क्या हो जाएगा? हैव बीन। उसके बाद क्या आ जाएगा, लड़ रहे हैं। किस चीज़ की जंग? आज़ादी की जंग। हैव बीन फाइटिंग इसकी बताया था आज़ादी की जंग, अ बैटल फॉर फ्रीडम। तो अ बैटल या वार, अ बैटल फॉर फ्रीडम, आज़ादी की जंग, फ्रीडम। कितने सालों से? फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ पे क्या आगे लिख देंगे आप, फॉर मैनी ईयर्स, राइट। आपने जो टेक्निक अप्लाई करनी है ना, वो ये करनी है, सबसे पहले इनके नीचे इनके वर्ड्स लिखेंगे, ठीक है। फिर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख के सब्जेक्ट पहले लिखना, फिर उसके बाद क्या लिखना है आपने, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब मौके की मुनासिबत से, इनके टेंस की निस्बत से। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा आता है, इसके अकॉर्डिंगली करेंगे तो बहुत आसान रहेंगे आप, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, इसकी वजह यह है, द कॉज ऑफ दिस, इसकी से मुराद क्या है, जंग, फाइट।
द काज ऑफ दिस फाइट या द काज ऑफ दिस बैटल, ठीक है, या द रीज़न बिहाइंड दिस, द रीज़न बिहाइंड दिस। तो अब यहाँ पे वो चीज़ लिखेंगे द कॉज ऑफ दिस, द कॉज ऑफ दिस, यहाँ पे आप लिखेंगे हिंदुस्तान उन पर जुल्म के साथ हुकूमत कर रहा है। अब हिंदुस्तान, इंडिया लिखेंगे आप, उन पर, वैसे उन पर होता है ऑन देम, तो यहाँ पे हमने देखना ये है कि सिर्फ देम आए या ऑन भी आए, वो मौके की मुनासबत से आपको बताऊंगा। जुल्म के साथ, जुल्म के साथ से मुराद क्या है, अनजस्टली, इनकी नाइंसाफ़ी के साथ, जुल्म से या जुल्म के साथ हुकूमत करना का क्या होता है, रूल ओवर। तो अब देखना ये है हमने कि जब रूल ओवर आ गया तो फिर हमें ऑन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए सबसे पहले हमने लिखना है, इसकी वजह ये है, तो क्या लिखेंगे हम, द कॉज ऑफ दिस। ये दिस से मुराद बेसिकली क्या है, फाइट, ये याद रखिएगा, दिस से मुराद क्या है, फाइट या बैटल, ठीक है। द कॉज ऑफ दिस फाइट क्या है, द कॉज ऑफ दिस फाइट या द कॉज ऑफ दिस इज दैट इंडिया इज, क्योंकि यहाँ पे कर रहा है आ रहा है, कहीं पे भी आपको ये नहीं आएगा कितने अरसे से, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द कॉज ऑफ दिस इज दैट इंडिया इज रूलिंग ओवर, रूलिंग ओवर देम, उन पर, रूलिंग ओवर देम अनजस्टली, जुल्म के साथ क्या है, अनजस्टली, राइट। तो जब ये देखें कितना आसान सा हो गया है, जब आपने यहाँ पे लिखा होगा द काज ऑफ दिस फाइट, यानी फाइट इन पैरेंथेसिस में लिखा है, ब्रैकेट्स में लिखा है, ताकि सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। दैट हिंदुस्तान, इंडिया, फिर इज़ रूलिंग ओवर देम, किसके साथ, अनजस्टली, जुल्म के साथ, ठीक है। उसके बाद आगे मूव करता हूँ, क्या है आगे, इस जंग में हज़ारों कश्मीरी नौजवान शहीद हो चुके हैं। अब देखें इस जंग में, इन दिस बैटल, ठीक है जी, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दिस बैटल, इन दिस बैटल हज़ारों कश्मीरी नौजवान, इन दिस बैटल, इन दिस बैटल को आप आखिर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन दिस बैटल थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरी यंग मैन या कश्मीरी पीपल हैव बीन मार्टर्ड भी ठीक है, अगर शहीद किए जा चुके हैं, तो अगर शहीद हो चुके हैं तो हैव पीपल, कश्मीरी पीपल हैव martyred in this battle thousands of Kashmiri people, याद रखिएगा थाउजेंड जब आ जाए उसके बाद ऑफ आए तो फिर हमने यहाँ पे थाउजेंड्स करना है, थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरी पीपल हैव मार्टर्ड, कब, इस जंग में हज़ारों कश्मीरी नौजवान क्या हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि हो चुके हैं कौन सा टेंस है आपको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे उसके मुताबिक हमने क्या कर लिया, बना लिया। तो बाज़ का आप ये भी देखेंगे कि लिखा होगा थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरी यंग मैन या कश्मीरी पीपल हैव बीन भी होगा, ठीक है, हैव बीन मार्टर्ड इन दिस बैटल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहें तो आप कॉमा भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हैं हज़ारों औरतें बेवा हो चुकी हैं और हज़ारों बच्चे यतीम हो चुके हैं। हज़ारों औरतें तो क्या आ जाएगा, अभी अभी हमने पढ़ा है थाउजेंड्स ऑफ लिखेंगे विमेन, थाउजेंड्स ऑफ विमेन क्या हो चुकी हैं, बेवा हो चुकी हैं। बेवा की इंग्लिश क्या होती है, विडो, तो क्या हो जाएगा हैव बिकम विडो, ठीक है। और यहाँ पे आप सेमी कोलन भी डाल सकते हैं, ठीक है, सेमी कोलन भी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी ये बात चल रही है।
सिर्फ एंड भी डालेंगे तो फिर भी निज़ाम आपका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन सेमी कॉलन डालेंगे तो फिर आपको पंक्चुएशन की भी कुछ कदर पड़ेगी कि पंक्चुएशन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। और हज़ारों बच्चे यतीम हो चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन ऑर्फन या हैव बिकम ऑर्फन, राइट। तो आपने जब ये करना है ना काम ना, तो यहाँ पे लिखेंगे थाउजेंड्स ऑफ वीमेन, ठीक है। उसके बाद टेंस के हिसाब से हैव, जो भी हो चुकी हैं, क्या हो चुकी हैं, बेवा हो चुकी हैं। इसी तरह हज़ारों बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, क्या हो चुके हैं, यतीम हो चुके हैं। तो यतीम की इंग्लिश क्या होती है, आर्फन होती है। आप पहले ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद सेंटेंसेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें, वक्त गुजरने के साथ साथ भारतीय मज़ालिम बढ़ते जा रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ की इंग्लिश क्या होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो क्या होगा, हम लिखेंगे भारतीय मज़ालिम बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा, भारतीय मज़ालिम। तो इसके लिए हम लिखेंगे इंग्लिश क्या, इंडियन क्रूअल्टीज़, इंडियन क्रूअल्टीज़ या इंडियन ऑपरेशंस, ठीक है। ऑन द इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ते जा रहे हैं, ऑन द इंक्रीज़। ये बेसिकली क्या है, ईडियम है, आप यूज़ कर सकते हैं, ऑन द इंक्रीज़। या क्या होगा, बढ़ते जा रहे हैं, तो केप्ट इंक्रीजिंग, ठीक है, या हैज़ बीन इंक्रीजिंग या इज़ इंक्रीजिंग। इनकी इसमें सिचुएशन हमने देखनी है कि यहाँ पे क्या है कि इज़ इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो बेहतर है कि आप एक ईडियम यूज़ करें इसकी जगह, इंडियन क्रूअल्टीज़ ऑन द इंक्रीज़, ऑन द इंक्रीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। कुछ लोग लिख देते हैं डे बाई डे, वो भी चल जाएगा, ठीक है, वो भी ठीक है, करेक्ट सवर किया जाता है उसको भी। इंडियन क्रूअल्टीज़ ऑन द इंक्रीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम, या इंडियन क्रूअल्टीज़, भारतीय मज़ालिम जो हैं, आर इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद आगे मूव करता हूँ आपको। पाकिस्तान ने कई मरतबा ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया है, लेकिन बेसूद। पाकिस्तान ने क्या किया है, मामला पेश किया। पाकिस्तान हैज़ प्रेजेंटेड दिस इशू कर लें या प्रॉब्लम कर लें, दिस इशू या दिस प्रॉब्लम कहाँ पे किया है, पाकिस्तान हैज़ अक़वाम मुत्तहिदा में। तो पाकिस्तान हैज़ प्रेजेंटेड दिस प्रॉब्लम या दिस इशू टू द UNO। UNO आप डॉट्स के साथ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। UNO कब, मगर क्या हुआ, बट इन वैन। इन वैन बेसिकली इडियम है, इन वैन से मुराद होता है बेसूद, बेकार, या टू नो अवेल भी लिख सकते हैं आप, टू नो अवेल। तो अब ये बेसिकली कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे भी आप सेमी कॉलन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहले पैराग्राफ हो गया। इस पैराग्राफ को क्या करना है, आपने प्रैक्टिस में लाना है। प्रैक्टिस कैसे करनी है बता दिया है। सबसे पहले आप मुश्किल वर्ड्स जो हैं इनकी इंग्लिश लिखें, ये जो जितने भी वर्ड्स हैं। उसके बाद सेंटेंस को पहचानें कि ये किस टेंस से इसका ताल्लुक है, उसके मुताबिक सेंटेंस स्ट्रक्चर अप्लाई करें, तो आपका बिल्कुल पैराग्राफ इस तरह हो जाएगा और एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में हेजिटेट नहीं फील करेगा। आई होप कि ये आपके लिए ठीक रहा होगा। अभी हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स सीखते हैं। डियर, अभी हम फ्रेजल वर्ब्स का पहला लेक्चर है, ट्रांसलेशन के साथ इसको ऐड किया है। आल दो कि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन नेक्स्ट ट्राई करूँगा कि दोनों को बैलेंस कर लूँ। इसमें 7 फ्रेजल वर्ब्स भी हैं। जिस तरह ईडियम्स आपने पढ़े हैं, फ्रेजल वर्ब्स ईडियम से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब होगा, साथ इसके प्रेपोजिशन होगी, तो वो बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब होगी। ये जिस तरह ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब का ये जो आपका क्वेश्चन है, 5 ईडियम्स आते हैं पेपर में और 3 फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, ठीक है। तो इन टोटल 8 होते हैं और इनमें से आपने कितने करने होते हैं, 5 करने होते हैं। तो ईडियम्स अगर जितने भी आपने तैयार किए हैं, अगर एक आध ईडियम भी इधर उधर हो गया तो फ्रेजल वर्ब्स आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। अब देखते हैं डियर कि कैसे लेके चलता हूँ आपको। आज मैंने यहाँ पे थोड़ा जल्दी से काम किया ताकि सिर्फ आपको एक इनकी आउटलुक दे दूँ। उसके बाद देखिएगा कि
इनके ऊपर हम कितना बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है एक्ट अपॉन या एक्ट ऑन। ये वो फ्रेजल वर्ब्स हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में आ चुकी हैं, ठीक है। तो अमल करना, तो वी शुड एक्ट अपॉन या ऑन द एडवाइस ऑफ आवर टीचर्स। हमें अपने टीचर्स की एडवाइस पर क्या करना चाहिए, अमल करना चाहिए। एक्ट ऑन करना चाहिए या फिर या एक्ट अपॉन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि आप लेक्चर ये सुनते हैं या नहीं सुनते। एक्ट अप, अच्छी तरह काम ना करना। एक्ट अप का मतलब क्या है, अच्छी तरह काम ना करना। माई ओल्ड कार इज़ ऑलवेज एक्टिंग अप। आपको समझ आ गया, एक्टिंग अप से मुराद ये नहीं कि एक्टिंग करना, एक्ट अप से मुराद है अच्छी तरह काम न करना। माई ओल्ड कार इज़ ऑलवेज एक्टिंग अप। ऑल दो कि मेरे पास कार फिलहाल नहीं है, लेकिन सेंटेंस तो बना लिया, राइट। उसके बाद एक्ट आउट। एक्ट आउट का मतलब होता है अमली तौर पर कोई चीज़ करके दिखाना। जिस तरह पता है आपको, हम बोलने में तो बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन अमल करने में हम कितने कमज़ोर हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। तो एक्ट आउट से मुराद बेसिकली यहाँ पे ये है कि सम टीचर्स एक्ट आउट इन द क्लासरूम टू मेक टॉपिक्स क्लियर टू द स्टूडेंट्स, ठीक है जी। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, एक्ट आउट करते हैं क्लासरूम में स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक्स को क्या करना, क्लियर करना, क्लियर बनाना, ठीक है। उसके बाद आगे मूव करता हूँ आपको। बी अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब वजाहत करना, ठीक है। ही हैज़ अकाउंटेड फॉर हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। इनके इम्तिहान में जो उसकी नाकामी हुई है उसको, उसके लिए उसने क्या किया, अकाउंट फॉर किया, वजाहत दी, वजह तशरीह की, एक्सप्लेन किया। ही हैज़ अकाउंटेड फॉर, उसने वजाहत की अपनी नाकामी की, किस में, इम्तिहान में, इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद बियर आउट, सच्चा होने की तस्दीक करना। मिस्टर रियाज विल बियर आउट व्हाट आई से। तो यहाँ पे कोई भी नाम लिखा जा सकता है, यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन लिखा जा सकता है। मिस्टर रियाज विल बियर आउट व्हाट शी सेज, व्हाट ही सेज, व्हाट अली सेज। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बेयर अप, मुश्किल में हौसला ना हारना या हौसले से बर्दाश्त करना। आई बोल्डली बोर अप ऑल द डिफ़िकल्टीज, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बेयर विद, बर्दाश्त करना या दरगुजर करना, ठीक है जी। आई कांट बेयर विद यू एनी मोर, ठीक है। और उसके बाद ये आई कांट बेयर विद माई एनिमी। ये हो गया आज आपका 7 फ्रेजेस के साथ ट्रांसलेशन वाला लेक्चर। और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को इंशाल्लाह मिलेंगी। आई थिंक इट्स ऑलराइट फॉर नाउ। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।